हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। हम अपने इकोनॉमी मॉड्यूल पे आगे बात करते हैं और मैंने आपको जो लास्ट इकोनॉमी का लेक्चर लिया था उसमें रेपो रेट बताया था, उसको थोड़ा सा और आज थोड़ा और इसके बारे में जान लें, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो देखो, रेपो रेट को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं हम लोग ओवरनाइट रेपो और दूसरे को बोल सकते हैं टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो में क्या होता है कि बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए। और टर्म रेपो में कितने समय के लिए उधार लेते हैं? 7 डेज से 14 डेज के लिए बारो करते हैं। तो इसके तहत कितना पैसा उधार ले सकते हैं? जो भी बैंक का एनडीटीएल होता है उसका 0.25%। और टर्म रेपो के अंतर्गत जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, बारो करते हैं, तो अपने एनडीटीएल का कितना ले सकते हैं? 0.75%। बाकी रेपो रेट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए पिछले लेक्चर को आप जरूर देखें। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं, एमएसएफ के बारे में आ जाते हैं। एमएसएफ, देखो एमएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हिंदी में से बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। देखो ये क्या होता है? ये वह रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेते हैं। तो अब सवाल बनेगा कि यही काम तो रेपो रेट के तहत होता था, तो फिर एमएसएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? इट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। सो रेपो रेट होने के बावजूद एमएसएफ इसलिए लाया गया कि इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो रेपो रेट में नहीं है। जैसे कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो इसको रेपो रेट से अलग बनाते हैं? जैसे रेपो रेट के अंतर्गत मैक्सिमम एनडीटीएल का बैंक कितना परसेंट बारो कर सकते थे? मैक्सिमम 0.75%। एमएसएफ में क्या हो सकता है? बैंक अपने एनडीटीएल का 2% बारो कर सकते हैं। 2% ऑफ एनडीटीएल कैन बी बारोड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स टू बारो मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर द शॉर्ट टर्म। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम 0.75% था, यहाँ पर कितना हो जाता है? 2%। एक तो ये डिफरेंस आया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है, देखो कि जब भी आप कभी लोन लेने जाते हो बैंक में, तो बैंक आपसे गिरवी पूछता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी कुछ हमारे पास कोलैटरल रखिए, जिससे कि हम आपको उधार दे रहे हैं, अगर आप हमारा पैसा नहीं वापस करेंगे तो वो गिरवी रखी हुई चीज़ें हम बेच के अपना चुका लेंगे। इसी तरह ये जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाते होंगे तो आरबीआई भी इनसे इसी तरह का कोलैटरल मांगता होगा। तो जब रेपो रेट के तहत ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास लोन लेने, तो इनको फ्रेश कोलैटरल देना पड़ता है। ऐसी कोलैटरल, ऐसी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं जो और कहीं ना रखी गई हों। लेकिन एमएसएफ में सुविधा क्या होती है कि एसएलआर के अंतर्गत जो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स रखे हैं, ठीक है, उसको एज ए कोलैटरल फिर से यूज कर लेते हैं। तो जो पेपर ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड हैं, जो कोलैटरल ऑलरेडी कहीं इंगेज्ड है, वही एमएसएफ में यूज हो जाती है, तो उन पे एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होने के बावजूद, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है, लेकिन इन दो खूबियों के वजह से, कौन सी दो खूबियाँ? 2% ऑफ एनडीटीएल कैन बी बारोड, एंड सेकेंड खूबी मैंने क्या बताई? कोलैटरल ऑफ SLR कैन बी यूज्ड। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एमएसएफ रेपो रेट से महंगा होने के बावजूद उधार लेने के लिए कॉमर्शियल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। तो एमएसएफ आप समझ गए। अब आगे देखें, अब एक चीज आ गई, बैंक रेट। देखो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? ठीक, देखो बैंक रेट वह रेट होता है जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? बारो करते हैं मनी, कहां से? फ्रॉम आरबीआई से। कब के लिए? फॉर लॉन्ग टर्म। इतनी बात आई? दैट इज इट, इसमें इतना ही। तो बैंक रेट वह रेट है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, दैट इज बैंक रेट।
फिर एक टर्म यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं PLR। क्या बोलते हैं? PLR, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम लेंडिंग रेट। तो इसका अर्थ होता है, प्राइम मतलब होता है प्री, मुख्य। जब कॉमर्शियल बैंक्स अपने सबसे खास कस्टमर को लोन देते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम रखते हैं। तो PLR वह रेट होता है जिसमें बैंक अपने सबसे प्रिय कस्टमर को कम से कम रेट पे जो लोन देता है, जिस रेट पे लोन देता है वो जो कम से कम होती है उसी को क्या बोलते हैं? PLR। अब RBI ने इसको चेंज कर दिया बाद में, और PLR किस रूप में जाने लगा? बेस रेट। यानी इसका मतलब क्या है कि PLR से नीचे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता था, वो एक कम से कम रेट है उसने जो अपने सबसे खास कस्टमर को दिया है। तो बाद में यही PLR किस में चेंज कर दिया गया? बेस रेट में। तो बेस रेट क्या है? वह रेट है जब जिसके नीचे कॉमर्शियल बैंक्स किसी को मनी लेंड नहीं कर सकते हैं। बाद में बेस रेट भी चेंज कर दिया गया, और जो नया कॉन्सेप्ट आया 2011-12 में, जिसको बोला जाता है MCLR। MCLR मतलब होता है, देखो मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बारोइंग बेस्ड लेंडिंग रेट। देखो ये इसलिए चर्चा में आया MCLR कि RBI ने देखा कि जब वो अपनी चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, अपने जो पॉलिसी रेट है उसमें डाउन करता है, कट करता है, तो ये फ़ायदा ये कॉमर्शियल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करके कस्टमर तक नहीं पहुंचाते हैं। तो RBI का मानना था कि हम अगर अपने पॉलिसी रेट में कटौती करें तो कॉमर्शियल बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करें, कमी करें, ताकि कस्टमर को फ़ायदा मिले। इसके लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? MCLR। तो MCLR में 4 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो पहली चीज़ है कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड कि कॉमर्शियल बैंक्स ने भी पैसा कहीं से उधार लिया हुआ है तो उसकी कोई कॉस्ट है, उन्होंने कोई ना कोई उनको पैसा तो वापस करना ही है जो उधार लिए हैं, और इंटरेस्ट भी देना है। तो वो जो पैसा उधार लिए हैं दैट इज़ अ कैपिटल, और जो इंटरेस्ट जाएगा, यानी दोनों को मिला दें तो अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा उधार लेने पे जाना है उसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ फंड। यानी कॉमर्शियल बैंक्स ने जहाँ से पैसा उधार लिया है उस पैसे को उधार लेने में भी कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट ऑफ फंड को देखा जाएगा MCLR तय करते समय। दूसरा, निगेटिव कैरी ऑन CRR। निगेटिव कैरी ऑन CRR क्या होता है? याद करो, मैंने बताया था CRR वह रेट होता है जब कॉमर्शियल बैंक्स अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में RBI के पास रख देते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स का ये कहना है कि हमारा ही पैसा RBI के पास गिरवी के रूप में रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, हम उसका एक पैसा नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हमें उसका भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो नेगेटिव कैरी ऑन CRR को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई अगर कॉमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉफिट भी तो चाहिए, बिना प्रॉफिट के वो कैसे रन करेंगे? तो प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन देना पड़ता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर होता है, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि पूरे बैंक को रन कराने पे जो खर्च आता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कॉस्ट। तो ध्यान रखना कि ये कहा गया कि इन चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके आधार पे MCLR चेंज होगा। अगर इनमें से कोई भी एक कम होता है तो उसी रेशियो में MCLR को भी चेंज होना चाहिए, राइट। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर RBI के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलने लगा तो इसमें से बताओ कौन सी चीज़ कम हो जाएगी? इसमें कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कॉमर्शियल बैंक्स को अब RBI से सस्ता लोन मिलने लगा है, इसलिए RBI कह रहा है कि आप लोग भी, बैंक को बोलता है कि आप लोग भी अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करिए और जो हम फ़ायदा आपको पहुंचा रहे हैं ये फ़ायदा आप कस्टमर तक पहुंचाइए। तो ये एक पहलू हो गया। इसी तरह अगर RBI CRR में कटौती कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कॉमर्शियल बैंक्स का कम पैसा RBI के पास रिजर्व होगा। इसका मतलब है निगेटिव कैरी ऑन, अगर CRR भी कम होगा इसका मतलब MCLR भी कम होना चाहिए, अर्थात इंटरेस्ट रेट में कटौती होनी चाहिए। इसी तरह आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक।
लेकिन जो बैंक है उनका एक तर्क है, उनका ये कहना है कि जैसे आरबीआई ने कहा कि इन 4 सेक्टर्स में से अगर चेंजेस होते हैं तो यहाँ चेंजेस दिखने चाहिए, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई जो हमारे यहाँ पैसा आता है उसका हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है कुल मिला के कस्टमर से आ रहा है। अब हमें कस्टमर से पैसा लेने के लिए सरकार से कम्पीट करना पड़ता है। कैसे कम्पीट करना पड़ता है? उसने कहा जैसे किसान विकास पत्र है ना, फार्मर जो डेवलपमेंट सर्टिफिकेट है, या सुकन्या समृद्धि योजना है ना, और इस तरह के कई सरकार की योजनाएं हैं जहां पे वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो हमको इन गवर्नमेंट की योजनाओं की वजह से हमारे यहाँ जो डिपॉजिट इन योजनाओं के तहत आ रहा है, इन स्कीम्स के तहत आ रहा है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और दूसरा, अब चूँकि धीरे धीरे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि लोग अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, हमें उसे ये बोलना पड़ता है कि हम आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो ध्यान रखें, कुल मिला के ये देखिए आप हो गए, ठीक है ना, ये हो गया बैंक, ठीक है, और ये हो गई कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस या कोई म्यूचुअल फंड, कुछ भी मान लीजिए। आपने अपना पैसा इनको दिया और यह बैंक है ना, ये बैंक है और ये प्राइवेट कंपनी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी है। आपने पैसा दिया बैंक को और बैंक ने आपको 8% रिटर्न दिया। अब इसने क्या कहा, ये आपका पैसा बैंक ने इस कंपनी को दे दिया और उसे 12% उधार लिया। तो कंपनी ने क्या कहा, और आप भी धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेट हो गए हैं, तो कंपनी ने कहा कि मैं क्यों ना सीधे इसी कस्टमर से टाई अप करूं और बीच का झंझट ही छोड़ दूं। तो कंपनी ने आपको अप्रोच किया, अपने टूल डेवलप किए, जैसे कॉमर्शियल पेपर है, डिबेंचर्स है, इनके थ्रू उसने क्या किया कि कहा कि कस्टमर से कि आप सीधे हमारे पास इन्वेस्ट करिए और हम आपको 10% रिटर्न देंगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ कस्टमर को कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा था? 8%। कंपनी को कितना देना पड़ रहा था? 12%। तो कंपनी को भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और जो आम आदमी है, जैसे हम आप हैं, जो डिपॉजिटर्स है, उसको भी कम रिटर्न मिल रहा था। तो इन दोनों ने जब आपस में टाई अप कर लिया तो देखो बैंक की ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब हमें पहले जो 8% मिल रहा था, तो हमें फ़ायदा कितने का हो गया? 2% का। इससे पहले 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब कितना परसेंट देना पड़ रहा है? तो इसको भी 2% का फ़ायदा हुआ और हमें भी 2% का फ़ायदा हुआ। इसलिए अब हम अपना पैसा बैंक में न रखने के बजाय हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हम शेयर खरीदेंगे, हम सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। इसलिए बैंक कह रहा है कि एक तो हमें अपने जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट में हमारा पैसा खर्च हो जाता है। दूसरा, जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, तो हमें कस्टमर को रिटेन बनाए रखने में, उसको अपने पास बनाए रखने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का वादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आरबीआई ये कहता है कि पॉलिसी रेट में हम कटौती कर रहे हैं, तो आप भी उसी रेशियो में कटौती करिए, ये इतनी संभव बात नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो आरबीआई है, इनके बीच जो टसल होती है, ठीक है, वो क्यों होती है, क्या इसका कोई समाधान है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे जानने के लिए आप आगे की वीडियो में देखिएगा, तो हम लोग जो रियल प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर्स की, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। इसके अलावा फिर हम बातें करेंगे कि जो एनपीए की प्रॉब्लम क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए कौन सा नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में आईबीसी कहते हैं, आईबीसी कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच टसल का रीज़न क्या है, नंबर 1। नंबर 2 बात करेंगे एनपीए क्या होता है, और नंबर 3 एनपीए को ख़त्म करने के लिए जो आईबीसी लाया गया है वो कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इसमें से और आप क्या जानना चाहते हैं, और अगर कुछ भी आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बताएं, ठीक है। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना है, ठीक है ना।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।